Hello students, myself Komal Kesharwani and I am your science teacher. This class is for 8th standard students. स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आप सभी 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रॉप प्रोडक्शन का कल वाले टॉपिक के आगे का पार्ट होगा। तो अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देख ली होगी, आप सभी बच्चों ने कल की वीडियो देख ली होगी, या अगर नहीं देखा है तो जा कर के चैनल में देख लीजिए। वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन की फर्स्ट पार्ट वीडियो एडेड है, आप लोग देख लीजिए। उस पार्ट में मैम ने क्या क्या पढ़ाया है आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो जैसा कि आप सबको पता है, जब आप वो वीडियो देख लेंगे उसके बाद हमने वहाँ पे क्या क्या डिस्कशन कर लिया था। हमने वहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ डिस्कशन कर लिया था, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था उस वीडियो में। एंशिएंट टाइम में लोग खाना कैसे बनाते थे, कैसे खाते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। वहाँ पे जो एक मेन पार्ट डिस्कस किया था वो है डिस्कस किया था कि क्रॉप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कशन की गई थी। क्रॉप क्या होते हैं एक बार और देख लेते हैं। व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? एक ही तरह के क्रॉप को जब एक लार्ज एरिया में लार्ज स्केल में कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है, वो क्रॉप कहलाती है। ठीक है, अब इसके आगे की चीज़ें हम देखते हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, 8th क्लास की पार्ट फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन नहीं देखा है, वो चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियो देख लें, जिससे आपको पूरी नॉलेज गेन हो सके। उसके बाद कल हमने क्या डिस्कशन किया था? हमने फूड क्रॉप डिस्कशन किया था। ये बात हुई थी कि फूड क्रॉप या क्रॉप कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे क्रॉप 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो यहाँ पे हमारा कल का टॉपिक बाइंड अप हुआ था। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप के आगे आज हम बातें करेंगे। कल डिस्कस हो चुका है हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे क्रॉप और आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो एंड ऑन द क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन कौन कौन सी? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, जिसके कारण क्रॉप पूरे साल भर में वेरी करती है। अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरीके की क्रॉप उगाई जाती है। तो पहले एक चीज़ हम समझते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारत काफ़ी बड़ा है और इसकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप उगाई जाती हैं हमारे अलग अलग देश के हिस्सों में। बहुत तरीके की क्रॉप हमारे देश में उगाई जाती हैं। हमने उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है खरीफ क्रॉप, दूसरा है रबी क्रॉप्स। अब जानते हैं खरीफ क्रॉप क्या होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में आपके डिफरेंस के बेसिस में पूछ लिया जाता है या अलग अलग क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये टॉपिक आपका चलता ही रहेगा आगे 9th-10th क्लासेस में भी कहीं ना कहीं ये टॉपिक ऐड रहता है, क्योंकि ये बेसिक है हमारी खेती से रिलेटेड, हमारे क्रॉप से रिलेटेड। अब क्वेश्चन आता है कि खरीफ क्रॉप कौन सी होती है। तो खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती है। रेनी सीजन में कब से कब तक उगाई जाती है? जून, जुलाई, अक्टूबर तक में उगाई जाती है। जनरली जो इनका उगाने का टाइम होता है वो जून से जुलाई के बीच में होता है। सोन इन जून, जनरली हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर, मतलब कह सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर या सितंबर कह सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? जो रेनी सीजन में उगाई जाती है। दूसरा, कब से कब तक? जून से अक्टूबर के बीच में उगाई जाती हैं। इसमें कौन कौन सी क्रॉप आ जाती हैं? राइस आ जाती हैं, जूट, मेज़, कॉटन, ये सारे इनके एग्जाम्पल हैं। इनके एग्जाम्पल आप लोग एक एक दो एग्जाम्पल इसको याद करके रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो खरीफ क्रॉप कब से कब तक उगती है? खरीफ क्रॉप कब से कब तक उगती है? खरीफ क्रॉप उगती है जून से अक्टूबर तक में। हार्वेस्ट केयर कर लिया जाता है इसको अक्टूबर में।
ये एक क्वेश्चन बन जाता है हमेशा। फिर उसके बाद खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, इसमें राइस, जूट, मेज, कॉटन, चावल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और किस सीज़न में उगाई जाती हैं, तो बेसिकली हम कह सकते हैं रेनी सीज़न में उगाई जाती हैं। सिंपल है। अब इसके बारे में हम जानते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कब उगाई जाती है? रबी क्रॉप विंटर में उगाई जाती है। कौन से सीज़न में उगाई जाती हैं स्टूडेंट्स? रबी क्रॉप विंटर सीज़न में उगाई जाती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। ये मैं फिर से कह दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने स्टार भी बना दिया है, वो भी 3 स्टार बना है, मतलब ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो आगे आपके क्लासेस में चलता रहेगा। जैसे कि आप आगे 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, तो ये टॉपिक मस्ट है। जहाँ भी एग्रीकल्चर की बात आएगी, जहाँ भी क्रॉप्स की बात आएगी, खेती की बात आएगी, ये टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे रबी क्रॉप्स के बारे में। कब से कब उगाई जाती है? विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। कब से कब तक उगाई जाती है? अक्टूबर एंड जनरली हार्वेस्टेड इन मार्च। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं, इसके एग्जांपल्स देख लीजिए आप। कौन कौन से हैं? वीट, मस्टर्ड, ग्रास, पी, पोटैटो, ये सारी क्या हो जाती हैं? हमारी रबी क्रॉप्स हो जाती हैं। तो ये आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए डिफरेंस में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम रीड करते हैं ये जो बॉक्स में प्रेजेंट है, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बहुत ही नॉलेजफुल होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। वीट नीड्स मच लेस वाटर एंड लो टेम्परेचर, सो इट कैन नॉट ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन। वीट रेनी सीजन में क्यों नहीं ग्रोथ कर सकता? क्योंकि वीट को ग्रोथ करने के लिए कम पानी चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, इसलिए वीट हमेशा थोड़े से कोल्ड वेदर में ग्रो करता है और रेनी सीजन में ग्रो नहीं करता। रेनी सीजन में ग्रो कौन करता है? पैडी। पैडी मतलब क्या होता है? पैडी का मतलब होता है राइस। पैडी का मतलब क्या होता है? पैडी का मतलब होता है राइस। तो पैडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। राइस के आप लोग ने अगर चावल की खेती देखी होगी तो वहाँ पे पैडी जो चावल होता है वो बहुत ज़्यादा पानी उसमें लगता है, और सो इट कैन ग्रो इन रेनी सीजन। तो इसको रेनी सीजन में ग्रो करना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि उस टाइम पे बरसात होती है, रेन होती है, काफ़ी सारा वाटर आ जाता है हमारे पास। तो पैडी की, राइस की खेती करना रेनी सीजन में आसान हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं देख लेते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जैसे कि किस किस तरीके से फसल उगाई जाती हैं या किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है, वो सारी चीज़ें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में टाइप्स उसके आ जाते हैं। तो यहाँ पे कल्टीवेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप का मतलब होता है फसल को उगाना। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप का क्या मतलब होता है? फसल को उगाना। ये जो आप यहाँ पे पॉइंट्स देख रहे हैं, यहाँ पे सॉइल प्रैक्टिसेस में 9 पॉइंट्स प्रेजेंट है। पहला है सॉइल प्रिपरेशन, दूसरा है सोइंग सीड्स। पहला है सॉइल प्रिपरेशन, दूसरा है सोइंग सीड्स, एडिंग फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, वीडिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, स्टोरेज। ये जो पूरे 9 पॉइंट्स हैं हमारे, ये आपके पूरे चैप्टर में आगे चलेंगे। यही 9 पॉइंट्स आपके चैप्टर में आगे एक एक करके एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो हम देखेंगे कि सॉइल प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो ये 9 चैप्टर से ही आगे पूरा चैप्टर कंसिस्ट करता है। चलिए, सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग सीड्स, सीड को कैसे सोन किया जाए, कैसे उसको उगाने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं। एडिंग फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइज़र कौन कौन से डाले जाएं, कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कि हमें अच्छी से अच्छी फसल मिल सके। इरिगेशन, इरिगेशन कैसे कैसे पानी को, जो पानी देना है प्लांट को किस किस समय पे देना है, डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पे देना है, उसका पर्टिकुलर टाइम किस वे में देना है, पाइप के थ्रू देना है या कैसे कैसे स्प्रिंकल मेथड से देना है, वो देखते हैं। यहाँ पे वीडिंग में आ जाता है, खुरपा का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन किससे करनी है? क्रॉप को, अपने क्रॉप को किससे प्रोटेक्ट करना है? हमें पेस्टिसाइड से प्रोटेक्ट करना है, इंसेक्टिसाइड से प्रोटेक्ट करना है। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड जो कि सॉइल में पाए जाते हैं, हार्मफुल होते हैं, हमारे क्रॉप के लिए नुकसान करते हैं, तो उससे हमें क्रॉप प्रोटेक्शन करना है। ये हम अभी आगे देखेंगे। हार्वेस्टिंग है, थ्रेशिंग है, फिर स्टोरेज है। स्टोरेज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टोरेज अगर सही तरीके से किया जाएगा तभी तो फिर अलग अलग जगह पे सही टाइम पे क्रॉप पहुंचेगा स्टोरेज के साथ और इस्तेमाल होगा।
अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पे सम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, ये देखो यहाँ पे खुरपा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे एनिमल्स का यूज़ किया जा रहा है खेती के अंदर। और इसकी बात करें यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे प्रोसेस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है सॉइल प्रिपरेशन। क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन कैसे कैसे होती हैं इसको देख लेते हैं। सॉइल प्रिपरेशन में क्या क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन इट एनकर्स द रूट ऑफ प्लांट, प्रोवाइड ऑक्सीजन, मिनरल, न्यूट्रिशन एंड वाटर टू द रूट। तो सॉइल प्रिपरेशन जब हम कर देते हैं तो हमारे प्लांट को क्या क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन मिल जाता है, मिनरल्स मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, रूट को सारी चीज़ें मिल जाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करता है सॉइल प्रिपरेशन। कैसे कैसे करता है इसको देख लेते हैं। सो बेसिकली प्रिपरेशन हम सॉइल में हम देखेंगे कि सॉइल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को बनाना ये क्या होता है? सॉइल प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। सॉइल प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है खेती के अंदर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया है? प्लगिंग दिया है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। क्या बोला है यहाँ पे? लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। तो मतलब सॉइल को लूज़ करना, जो सॉइल के ऊपर नीचे कह सकते हैं, सॉइल को ऊपर नीचे किया जाता है, वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहलाता है। ठीक है, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल को ऊपर नीचे बार बार जब करते हैं तो इससे सॉइल लूज हो जाता है। अगर हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, सॉइल को लूज़ करते हैं तो क्या होता है? सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, सॉइल को लूज़ करते हैं तो ऊपर नीचे जब मिट्टी को किया जाता है, ऊपर नीचे जब करेंगे तो सॉइल लूज़ हो जाता है। सॉइल लूज़ हो जाता है, इससे क्या होता है? सॉइल लूज़ हो जाने के बाद जो हमारा प्लांट होता है, हमारा प्लांट कैसा दिखता है? ये प्लांट है, ये प्लांट की रूट्स जो ज़मीन के अंदर तक जाती है। जब सॉइल लूज़ रहता है तो ये जो रूट्स हैं ये नीचे तक पेनिट्रेट कर जाती हैं, जिससे पेड़ों को, जिससे जो ऊपर का शूट पार्ट है उनको अच्छा न्यूट्रिशन, वाटर, मिनरल्स मिल सके। इससे हमारा प्लांट अच्छा ग्रोथ करता है। तो लूजनिंग ऑफ सॉइल से क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। लूजनिंग ऑफ सॉइल का मेन मकसद क्या है इसको करने का? ग्रोथ के लिए। इससे क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप सब लोग स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन हुई है कि लूज सॉइल अलाउ द रूट पेनिट्रेट डीप इनटू इट। क्या करता है? लूज़, जब हम सॉइल को लूज़ कर देते हैं, वो जो प्लांट के रूट्स होते हैं उनको नीचे तक पेनिट्रेट कर जाता है। उससे क्या होता है? उससे प्लांट हमारा अच्छे से सांस ले सकता है, ब्रीथ ईजली, और रूट नीचे तक पेनिट्रेट कर जाता है, जिससे वाटर अच्छे से ले सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनिज़म, जब हम सॉइल को लूज़ कर देते हैं तो जो हमारे ऑर्गेनिज़म है, जो हमारे खेती में मदद करते हैं, जैसे कि ले लें हम अर्थवर्म को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अर्थवर्म को कहा जाता है फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। अर्थवर्म को क्या कहा जाता है? फार्मर फ्रेंड्स कहा जाता है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ये तो छोटे छोटे आपको कंपटीशन लेवल में पूछ लिए जाते हैं। फार्मर फ्रेंड कौन है? अर्थवर्म है। वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लूजनिंग ऑफ सॉइल से एक चीज़ और अच्छी होती है कि ज़मीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अर्थवर्म, वो अच्छे से पनपने लगते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाती है, जिससे हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके। ये जो अर्थवर्म होते हैं ना, ये और ज़्यादा सॉइल को लूज़ करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं अर्थवर्म? और ज़्यादा सॉइल को लूज़ करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आ गया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि अर्थवर्म क्या है? अर्थवर्म फार्मर्स के फ्रेंड भी कहे जाते हैं। उसके बाद डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म एंड वेरियस न्यूट्रिशन आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल एंड अगेन अब्जॉर्ब बाय द प्लांट। इसका मतलब क्या होता है कि जो डेड प्लांट हैं, जो प्लांट सूख जाते हैं, सूख के ज़मीन पर गिर जाते हैं,
हैं, एनिमल हैं जो मर जाते हैं, सॉइल पे रह जाते हैं, उनकी बॉडी धीरे धीरे डिग्रेड करती है, डिकम्पोज करती है, उसके बाद जिसमें से वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन रिलीज़ होते हैं। तो जो न्यूट्रिशन रिलीज़ होते हैं वो कहाँ पे हेल्पफुल होते हैं, वो हमारे प्लांट्स में हेल्पफुल हो जाते हैं। जो न्यूट्रिशन वहाँ से आते हैं वो हमारे प्लांट्स के लिए हेल्पफुल हो जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ में उनको मदद करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिशन आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल एंड अगेन अब्जॉर्ब बाय द प्लांट। तो जो हमारे ड्राई प्लांट्स होते हैं जो कि ज़मीन में अंदर डिकम्पोज होते हैं, या जो एनिमल्स हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वापस से उनका जो जब डिकम्पोज होते हैं जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारे प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। और प्लांट के थ्रू न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, हमारे प्लांट को ग्रोथ अच्छी होती है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प अच्छी होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। ऊपरी मिट्टी जो होती है वो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है, प्लांट ग्रोथ करने में मदद करती है। तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिशन रिच टू द टॉप एंड प्लांट कैन ईजिली दिस न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट आसानी से इन न्यूट्रिशन को ले लेते हैं अपने ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल देखेंगे। टूल में क्या क्या देखेंगे कि प्लगिंग कैसे होती है, कौन कौन से टूल पहले के टाइम पे यूज़ होते थे, एंशिएंट टाइम में कौन कौन से टूल इस्तेमाल होते थे, और अभी के टाइम पे कौन कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं। तो प्लग जो होता है, जो प्लगिंग के लिए टूल यूज़ होता है उसे हम प्लग कहते हैं। आर जनरली मेड अप ऑफ आयरन एंड वुड। किससे बना होता है, लकड़ी से और लोहे से मिलकर बना होता है। इन अर्लियर डेज इवन बोन्स एंड स्टोन्स वर यूज टू मेक प्लग। तो पहले के ज़माने में बोन्स का और स्टोन्स का, पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता प्लगिंग करने के लिए। तो टूल्स ऑफ प्लग क्या कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देखते हैं हम। वेरियस टूल्स लाइक प्लग हो एंड कल्टिवेटर्स ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन। छोटे छोटे हिस्सों में सॉइल को ब्रेक कर देते हैं और सॉइल को लूज़ करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से टूल हैं, आ जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, जैसा कि वहाँ पे हम लोग ने देखा कि टूल किससे बना होता है, टूल बना होता है लकड़ी से। इतना पार्ट इसका लकड़ी से बना हुआ है और ये पार्ट पूरा लोहे से बना है। तो ये क्या कहलाता है, प्लगिंग टूल कहलाते हैं। तो वुडन प्लग इज़ बीइंग यूज्ड फॉर एशियन टाइम्स, जो बहुत ही पुराने ज़माने से इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या इसका काम होता है, It is very much helpful in tilling the soil, adding fertilizers and manure the soil। तो टिलिंग में मदद करता है, मैन्योरिंग में हेल्प करता है, जब हम मैन्योर सॉइल में ऐड कर देते हैं। तो ये सारा वर्क इसका प्लग का होता है। यहाँ पे दिया हुआ है प्लग शेयर कैसा होता है। मेड बाय स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप एंड प्लग स्ट्राफ एंड लॉन्ग वुड हैविंग अ हैंडल। ठीक है, वो सब आपने इमेजेस में देख लिया है। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे हो दिया हुआ है, इसको भी आप लोग ने अक्सर अगर गांव एरिया में या खेती वाले फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में आप सभी स्टूडेंट अगर कभी गए होंगे तो ये भी आप लोगों ने देखा होगा। ये अक्सर हमारे आसपास जगह पे दिख ही जाता है हमें। इसका यूज़ क्या, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग सॉइल। इसका भी यूज़ इसलिए होता है, लूजनिंग सॉइल में यूज़ होता है, वीड को रिमूव करने में होता है। इट हैज़ लॉन्ग रॉड। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रॉड है ये लकड़ी की बनी हुई है और ये जो नीचे का हिस्सा है जिससे हम काम करते हैं वो लोहे का बना हुआ है। ये हो गई पुराने समय की बात। अगर आज की बात की जाए, नाउ अ डेज, ये आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के पीछे यहाँ पे एक लोहे का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इससे कल्टीवेशन होता है। क्या होता है, कल्टीवेटर्स आर अटैच्ड टू द ट्रैक्टर टू प्लग द फील्ड एंड हेल्प इन सेविंग टाइम एंड एनर्जी। तो आज के टाइम पे क्या, कैसे हम न्यू मेथड इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर के पीछे लगा सकते हैं, इससे हमें ज़्यादा ताकत भी नहीं लगती है और ट्रैक्टर से आसानी से सॉइल हमारी लूज़ हो जाती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है लेबलिंग के बारे में दिया हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा कि सॉइल को ऊपर नीचे करके लूज़ कर दिया गया। लूज़ करने के बाद फिर उसके बड़े बड़े पीसेस बन के तैयार हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया, बिग पीसेस ऑफ सॉइल आर कॉल्ड क्रम्स बन जाते हैं, जिसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों तोड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बड़े बड़े क्रम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके कारण उसमें जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। प्लांट की ग्रोथ
मुश्किल हो जाती है, तो क्रम्स को हटाना ही पड़ता है। तो क्रम्स को कैसे हटा सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ट्रैक्टर यूज़ हो रहा है। ट्रैक्टर के पीछे ये एक अटैच किया और इससे पूरी मिट्टी को ऐसे ऊपर से प्रेस करते चलेगा, जिससे जो बड़े बड़े क्रम्स होते हैं वो छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और हमारी सॉइल अच्छे से और आसानी से लूज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया लेवलिंग से क्या होता है, सॉइल मोर फर्टाइल हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी। और सॉइल अगर ज़्यादा फर्टाइल होगी तो हमारा जो प्लांट होगा वो बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा और अच्छी यील्डिंग होगी। इसके बाद हम देखते हैं मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग क्या होता है, मैन्यूरिंग और फर्टिलाइज़र इज़ एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी बिफोर सीड आर सोन। तो मैन्यूरिंग कब ऐड किया जाता है, एट द टाइम ऑफ क्रॉप। जब हम कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप को लगाते हैं, तब हम उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं, मैन्योर ऐड कर देते हैं, जिससे कि इंक्रीज़ हो सके सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो सके, सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन आ जाए। और जब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन सॉइल में आ जाएंगे तो वो प्लांट के, जब हम प्लांट लगाएंगे, प्लांट उन न्यूट्रिशन की हेल्प से अच्छे ग्रोथ करेंगे। तो इसलिए हम क्या ऐड करते हैं, फर्टिलाइज़र और मैन्योर ऐड करते हैं। कहाँ पे ऐड करते हैं, मिट्टी पे, सॉइल पे ऐड करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ गया है सोइंग सीड। सोइंग सीड से क्या समझते हैं, सोइंग सीड में आ जाएंगी चीज़ें कि हम सीड्स को जब हम सोन करने वाले होते हैं, जब हम उसको बोने वाले होते हैं खेतों में, तो उसके लिए हम सीड कैसी चूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम सीड अच्छी लेते हैं, अच्छी सीड लेने से हमें यील्डिंग अच्छी मिलती है। जो हमारा लास्ट का क्रॉप है, जो हम जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो हमें अच्छा फसल मिलेगा। तो हम कैसी सीड लेते हैं, हम गुड क्वालिटी की सीड लेते हैं। गुड क्वालिटी की सीड होनी चाहिए, सीड हेल्दी होनी चाहिए। आप लोग ने एक एग्जाम्पल देखा होगा, अक्सर घर में चने पानी में अगर भिगो दिए जाएं तो वो उसमें से जो अच्छी सीड होती है चनों की, जो अच्छी सीड होती है वो बाउल में नीचे साइड रह जाती है, जो बेकार वाली होती है, जो जिसके छिलके छिलके होते हैं, वो पानी में ऊपर तैरने लगते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि जो सीड जो पानी में ऊपर तैर रही है, ठीक है, वो बेकार है, वो हेल्दी नहीं है। तो हम ऐसे करके जज करते हैं कि सीड हेल्दी है या गुड क्वालिटी की है कि नहीं है। तो उसके बाद ये भी देखते हैं कि सीड डिजीज़ फ्री होनी चाहिए। क्यों डिजीज़ फ्री होनी चाहिए, मतलब उसकी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर सीड ख़राब होगी, है ना स्टूडेंट्स, अगर सीड हम ख़राब सीड को खेतों में डाल देंगे तो हमें क्या, ख़राब प्लांट मिल जाएगा जो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, बेकार होगा और गिर सकता है, वो ख़राब हो जाएगा, हमारा मेहनत सारा बेकार हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द मॉइस्ट सॉइल एट प्रॉपर डेप्थ एंड प्रॉपर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर डेप्थ और प्रॉपर डिस्टेंस क्यों बोला गया है, कि जब भी हम सीड को डालें उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस में डालें। मान लीजिए कि एक सीड यहाँ पे डाली तो दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, मतलब एक जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो वो इक्वल हो, जिससे हर सीड को अपना स्पेस मिले, अपनी जगह मिले, अपनी जगह में हर पेड़ अपने से अच्छे से ग्रो कर सके, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया आज की अपनी क्लास में, हमने यहाँ पे सॉइल प्रिपरेशन देखा। सॉइल प्रिपरेशन में लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल आ जाता है। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल से क्या होता है, लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल को बार बार ऊपर नीचे करने से किससे करते हैं हम, ये प्लग की मदद से करते हैं। इससे क्या होता है, इससे सॉइल अच्छे से लूज़ हो जाती है। लूज़ होने के कारण कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो उसमें ग्रोथ कर जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ अच्छी होती है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म ह्यूमन के लिए अच्छा है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म अच्छा है, वो है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो अच्छे से ग्रोथ कर जाता है सॉइल लूज़ करने में और सॉइल को और ज़्यादा लूज़ करने में मदद करता है। उसके बाद बात करें कि जब अर्थवॉर्म सॉइल में होता है तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्रैक्टर की मदद से हम काफ़ी सारी चीज़ें कल्टीवेट कर देते हैं। ट्रैक्टर की मदद से कल्टीवेशन हो जा रहा है। लेवलिंग, जो बिग क्रम्स हैं मिट्टी के बन जाते हैं, उसको हम तोड़ देते हैं उससे। फिर उसके बाद हमने अपने नेक्स्ट उसमें देखा कि मैन्योरिंग, फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर ऐड करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और आज हमने सोइंग सीड्स तक कर लिया है। इसके बाद आगे की क्लासेस स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सारी क्लासेस आप रेगुलर बेसिस में देखते रहिए, जिससे आपको टॉपिक क्लियर होता रहे। ओके, थैंक यू।